What's up guys? कैसे हो सब लोग? I hope you guys are doing absolutely fine और अपन करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं कि सेबी के तरफ से एम्प्लॉय को किस तरीके से बेनिफिट ट्रांसफर करे। ये चैप्टर इज बेसिकली ओवरव्यू चैप्टर, मतलब आईसीएसआई चाहता है कि आपको इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए, बट मैं चाहता हूं कि आपको इसका इन डिटेल पता हो कि चैप्टर में कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता। पक्की बात है, आपको इस चैप्टर के अंदर क्या पता होना चाहिए और क्या पता नहीं होना चाहिए, ये हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि अल्टीमेटली टू बी अ प्रोफेशनल क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बट गाइस, जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, इसके साथ एक और चैप्टर है, आप लोग वो भी पढ़ लेना है इसके साथ, और ये वीडियो होगा दैट इज स्वेट इक्विटी वाला। ठीक है, ये दोनों इसके ब्रदर एंड सिस्टर है, स्वेट इक्विटी। बट यस, दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ये चैप्टर के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं। पक्की बात है। चलो, अब इस चैप्टर को सीखने के लिए, समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिस। बैकग्राउंड और बेसिस समझ में आ गया ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, मेरे इतने सारे प्यारे 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 एम्प्लॉइज है, दिन रात मेरे कंपनी के लिए काम करते रहते हैं। इतने सारे प्यारे 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 एम्प्लॉइज है, मेरे लिए दिन रात काम करते रहते हैं। नो डाउट सर, मैं इनको सैलरी तो दूंगा ही, नो डाउट मैं इनको अदर बेनिफिट तो दूंगा ही, बट अदर बेनिफिट्स के साथ अगर मैंने इनको कंपनी की ओनरशिप दे दी, मैंने अगर कंपनी का ओनरशिप दे दिया, तो तुम लोग समझ लो ये और अच्छे से काम करेंगे, बिकॉज इन लोग एम्प्लॉय तो है ही, एम्प्लॉय के साथ साथ इन लोग बन गए हैं ओनर। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए सेबी ने हमको ये अच्छा सा प्यारा सा क्या दे दिया है, अच्छा सा प्यारा सा रेगुलेशन दे दिया है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे और इनको हम लोग देंगे शेयर्स। ठीक है, हम लोग देने वाले शेयर्स किसको? हमारे एम्प्लॉय को। यहाँ पे एम्प्लॉय का एक तगड़ा डेफिनेशन है, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। व्हाट इज ईसॉप? ईसॉप इज बेसिकली एम्प्लॉय ओनरशिप प्लान। सर आपस बोलो ना, ईसॉप क्या है? एम्प्लॉय ओनरशिप प्लान। एम्प्लॉय ओनरशिप प्लान, जहां पर मैं मेरे वर्कफोर्स को, जहां पर मैं मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज को क्या दूंगा? कंपनी का ओनरशिप, कंपनी का ओनरशिप। सबसे पहला सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 ही पूरी दास्तान बता देता है कि किसको हम लोग ई शॉप देने वाले हैं। तो सर, ई शॉप एक ऑप्शन है जो हम लोग हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, मेरे सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर या मेरे होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नो वरीज अबाउट दैट, हम लोग को समझ लेंगे। बट सबसे पहले मैं तुम लोग को बेसिक चीज सिखा देता हूँ, ईसॉप फंक्शन कैसा करता है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स है लाइक वेस्टिंग, मुझे पता नहीं आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, बट आई विल अज्यूम आपको नहीं पता, तो हम लोग उस तरीके से करेंगे। ईसॉप सीखने के लिए हमको मैंगो, आम का एग्जांपल देंगे। गाइस, आम पूरा साल नहीं होता है, आम सिर्फ गर्मियों में होता है, बराबर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय है मिस्टर टप्पू। ठीक है, टप्पू सेना का टप्पू। ठीक है, मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय है टप्पू। टप्पू को मैंने बरसात के मौसम में पूछ लिया, ड्यूरिंग रेनी सीजन मैंने पूछ लिया, टप्पू क्या तुझे कंपनी के मैंगोस चाहिए क्या? ठीक है, मैंगोस मतलब क्या तुझे कंपनी के शेयर्स चाहिए क्या? तो टप्पू ने बताया, सर मार्केट में आम 200 में बिक रहा है, मतलब मार्केट में दाम शेयर्स का रेट है 200, आप मुझे कितने में दोगे? मैंने बोला तुझे भरना पड़ेगा सिर्फ 70 रुपीज। वाओ, लालच हा लपलब। 200 का शेयर 70 में मिल रहा है, मतलब 200 की आम 70 में मिल रहा है। मैंने बोला रुक रुक बाबा रुक, यस, आज तू आम नहीं लेगा, आज तू मुझे एप्लीकेशन देगा कि सरकार मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए आम, मुझे चाहिए शेयर्स। आज नहीं, अब नहीं, जब होगा, जब टाइम होगा तब मिलेगा। मतलब सर, आज आपने क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दिया। 70 में से लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने 50 रुपया आज ही भर दिया, मैंने 50 रुपया आज ही भर दिया। यस, अब देखो, मैंने बोला आज तुझे इसके 50 रुपए भरने पड़ेंगे। आज कितने भरने पड़ेंगे? 50 भरने पड़ेंगे। 70 में से 50 आज भरने पड़ेंगे, बट मैंगो या शेयर अभी नहीं मिलेगा। आपको इस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड, जहां पे आप पेंडिंग 20 रुपीज 30 रुपीज जो है वो आप भर दोगे, 20 रुपया भर दोगे पेंडिंग, और उसके बाद आपको शेयर्स मिल जाएंगे। मतलब ये वक्त को हम लोग बोलेंगे
वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड ये ऐसा वक्त है हम लोग मैंगो को पकने देंगे, मतलब शेयर्स को हम लोग अभी नहीं देंगे, शेयर्स को हम लोग बाद में देंगे। आज मैं मेरे एम्प्लॉय टप्पू को पूछूंगा, ए टप्पू टप्पू शेयर चाहिए क्या, तो टप्पू क्या बोलेगा, हाँ 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 क्यों नहीं, बिकॉज 200 का शेयर 70 में मिल रहा है, एनीवेज उसको प्रॉफिट दिखेगा। बट सर जिस दिन शेयर मिल गया उस दिन बेच सकता है क्या, अरे बेटा लॉक इन है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है ना कि 70 रुपए का शेयर है, एक साल में ऊपर भी चला गया या नीचे भी आ गया, 70 के लेवल तक नहीं आएगा, तो एम्प्लॉय शायद मार्केट में सेल कर दे और उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आ सकता है स्टॉक में। इसलिए रेगुलेशन जब बनाते वक्त बहुत सिंपल तरीके से लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, लॉक इन देखे रहा, कितना सर मैं जरूर बताऊंगा, बट उसके लिए धीरज धैर्य रखो बच्चों। यस, तो टप्पू को मैंने क्या दिया, एप्लीकेशन, मैंने पूछा ए शेयर चाहिए क्या, तो उसने क्या किया, आज 50 रुपए भर दिया, एक एप्लीकेशन रिसीट एक्नॉलेजमेंट दे दिया। इस वक्त के लिए वो वेट करेगा, दैट इज वेस्टिंग पीरियड। जिस दिन वो एक साल या जो भी टाइम पीरियड मैं बोलूंगा कि इतने साल के बाद जो शेयर्स मिलेंगे, इस पीरियड को बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। जिस दिन शेयर्स मिलेंगे उसको बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड। फिर चालू हो जाएगा लॉक इन लॉक इन लॉक इन, फिर चालू हो जाएगा लॉक इन लॉक इन लॉक इन, फिर उसके बाद आप शेयर सेल ऑफ कर सकते हो। बराबर बात है। इट सेज बेनिफिट ऑफ और द राइट्स to purchase or to subscribe shares of the company at a future date, at a future date, at a predetermined। आज तो प्राइस फिक्स हो गया ना, फ्यूचर डेट पे मिलेगा, मतलब इस दिन को मिलने वाला है, तो सारी चीज फिक्स होती है। अब इस चीज को याद रखना है बिकॉज यही पूरे चैप्टर में चलने वाला है। टप्पू वाला एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। अच्छा अब कौन है सर एम्प्लॉइज, वो तो बता दो आज कौन है एम्प्लॉइज। चलो एम्प्लॉइज समझने के लिए मेरा एग्जांपल वही सेम रहेगा। मेरे कंपनी में काम करता है टप्पू, ठीक है, टप्पू, मेरे कंपनी का नाम है रिलायंस जियो। मैं एग्जांपल जियो का इसलिए दे रहा हूं बिकॉज मैं एग्जांपल्स बता पाऊं, ठीक है। जियो का होल्डिंग कौन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल रिलायंस। जियो का होल्डिंग कौन है, रिलायंस। अच्छा जियो का सब्सिडरी एग्जांपल में पकड़ रहा हूं आजियो, रियल लाइफ में आजियो नहीं है, बट मैं तुम लोग को सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं। मैं टप्पू, ठीक है, जियो में काम करता हूं, मैं जियो का एम्प्लॉय हूं। क्या मुझे ईसॉप एयरलाइंस के मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा मैं टप्पू जियो का एम्प्लॉय, मैं इंडिया में काम कर रहा हूं तो भी मुझे ईसॉप मिलेगा। मैं इंडिया में नहीं बाहर किसी कंट्री में काम कर रहा हूं, कंपनी वही है बट मैं यहां पे नहीं बाहर काम कर रहा हूं, मतलब आउट ऑफ इंडिया काम कर रहा हूं, आउटसाइड इंडिया काम कर रहा हूं, तो भी मुझे ईसॉप मिलेंगे। सर एम्प्लॉय का डेफिनेशन बताओ ना, अब ये पूरा चार्ट याद रखो, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। परमानेंट एम्प्लॉय इन इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। मेरी कंपनी कौन है, मेरी कंपनी जियो है, तो जियो के परमानेंट एम्प्लॉय जो इंडिया में, आउटसाइड इंडिया। डायरेक्टर डब्ल्यूटीटी लुक्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी, मतलब जियो के एम्प्लॉयज इंडिया में काम कर रहे हैं बाहर काम कर रहे हैं, या तो होल्डिंग, जो होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज इंडिया में काम कर रहे हैं बाहर काम कर रहे हैं, उन लोग को मिलेगा। इंपॉर्टेंट कौन कौन से लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, बोलते हैं एम्प्लॉय कम प्रोमोटर, एक ऐसा बंदा जो एम्प्लॉय भी है प्रमोटर भी है, उसको क्या नहीं मिलेगा, सबसे पहला ईसॉप में शेयर्स नहीं मिलेंगे। प्लस डायरेक्टर हु हिमसेल्फ और टू रिलेटिव, मतलब डायरेक्टर हु हिमसेल्फ या उनके रिलेटिव, ये सब चाचा मामा दादा दादी सब लोग एक साथ मिलकर अगर पूरे कंपनी का मोर देन 10% एंटाइटलमेंट उनको मिलने वाला है ईसॉप के अंदर, तो भी उनको नहीं मिलेगा। सिंपल बात है ना, ये चाचा मामा दादा अगर 10-12% स्टेक होल्ड करने लगा कंपनी के अंदर, कंपनी का कंट्रोलिंग भी शायद इनके हाथ में आ सकता है। अरे एम्प्लॉय मालिक बन गया, तो इसीलिए ये इनको क्या किया, अवॉइड किया हुआ है। अच्छा ये एम्प्लॉय के डेफिनेशन में ना कुछ लोगों को एक्सेप्शन में रखा हुआ है कि ये स्टार्टअप वाले इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होगा। देखो स्टार्टअप है, ऐसा हो सकता है ना शुरुआत के बिजनेस के टाइम, शुरुआत के मेरे स्टार्टअप के टाइम मेरे पास पैसे ना हो कंपनी को एम्प्लॉयज को देने के लिए, तो मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी के बदले क्या मैं उनको ईसॉप में शेयर्स दे सकता हूँ? अरे बिल्कुल दे सकते हो, बिकॉज एम्प्लॉय ईसॉप में जब हम लोग ईसॉप की काउंटिंग करेंगे, ईसॉप का डेफिनेशन देखेंगे, स्टार्टअप को स्टार्टिंग के 10 साल में हम लोग उसको नहीं गिनने वाले, मतलब ये डेफिनेशन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ईसॉप नहीं मिलेगा ना, इंडिपेंडेंट है उसको, तो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट को एनीवेज कुछ नहीं मिलना चाहिए, कुछ मतलब सेटिंग फीस तो मिलेगा, बट बाकी चीज अगर मैं किसी भी तरीके शेयर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली देने लग गया ना, तो शायद वो इंटरेस्टेड पार्टी बन जाए और इंडिपेंडेंटली काम ना करे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको ईसॉप ना देंगे। बट ये रेगुलेशन आने से पहले अगर किसी को ईसॉप मिलने वाला था तो वो पूरा पूरा वैलिड रहेगा। मतलब सर however any grant already made prior to the commencement of this provision shall be remain valid। पक्की बात है। एम्प्लॉइज के बाद हम लोग को पढ़ना है कि ये काम कैसा करेगा। देखो
जब भी मैं शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014 की बात कर रहा हूं, इट विल इंक्लूड ऑल द स्कीम्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको बेनिफिट करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे एम्प्लॉयज को बेनिफिट करेगा। पक्की बात है। अच्छा, अब हम लोग ये देखो पूरा चैप्टर ना यहीं पे घूमता है, ईसॉप, सार्स, जीबीएस, आरबीएस। ठीक है, यहाँ पे दो दो बार मैंने कुछ लिख दिया है। ईएसपीएस भी होता है, मैं आपको ईएसपीएस हर चीज बता दूंगा। ठीक है, चलो। सार्स बहुत लोगों को पता नहीं सार्स क्या होता है, तो हम लोग सार्स को थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अब भी नहीं। ठीक है, बाद में मतलब थोड़ा नीचे जाएंगे तब थोड़ा और सीख लेंगे तब। अच्छा, कौन कौन से पे एप्लीकेबल नहीं, ये रेगुलेशन किस किस पे एप्लीकेबल है? सबसे सिंपल बात है, अगर कंपनी देखो शेयर्स इश्यूड टू एम्प्लॉयज इन द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अरे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, मेरे एक एम्प्लॉय है J2, मेरे को उसको शेयर्स देने, अब पैसा उसके पास, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है, तो क्या उसको मैं शेयर्स दे सकता हूँ प्रेफरेंशियल बेसिस? आंसर इज यस, बिल्कुल दे सकते हो। स्वेट इक्विटी में थोड़ा उल्टा होता है, स्वेट इक्विटी का वीडियो अलग से देख लेना। पक्की बात है। इट सेज provision pertaining preferential allotment as specified in ICDR regulation 2018 shall not applicable in case of company issuing new shares with the compliance of this regulation। पक्की बात है, ICDR फॉलो कर रहे हो तो इसका नहीं आप फॉलो किया तो भी चल जाएगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी हो जाता है। पक्की बात है। चलो, अब जरा इंपॉर्टेंट चीज देंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एप्रिसिएशन का डेफिनेशन अपन बाद में देखेंगे जब हम लोग स्टार्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्स अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे, तब हम लोग एप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब वो टप्पू वाला एग्जांपल याद है? देखो, फ्री टू डिटरमाइन द प्राइस, बराबर है। वेस्टिंग पीरियड 1 साल का होगा मिनिमम। मैंने बोला देखो नॉर्मली गाइस इन इंडिया 3 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है, कोई भी कंपनी में आप काम करोगे ना 3 साल का वेस्टिंग पीरियड होगा। देखो जो लोग प्रो एम्प्लॉय होते हैं, मतलब जो एम्प्लॉय का बेनिफिट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग के ईयर में लेट्स टेक एन एग्जांपल 3 साल की वेस्टिंग पीरियड है, तुम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग लेट्स टेक एन एग्जांपल 400 शेयर्स मिल रहे हैं, तुम लोग क्या कर देंगे स्टार्टिंग में 300 शेयर दे देंगे, फिर 100 50 देंगे, फिर 50 देंगे, ऐसा इन लोग वेस्टिंग पीरियड रखते हैं। बट जनरली मिनिमम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है। नो कॉर्पोरेट बेनिफिट टिल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज याद आ रहा है कि जिस दिन आपको शेयर्स मिलेंगे तब तक कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट नहीं, कोई वोटिंग राइट्स नहीं, कोई डिविडेंड नहीं। अच्छा लिखा है, इफ पर्सन फेल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन द अमाउंट ऑलरेडी पेड शैल बी फॉरफिट। जो पैसा पहला भर चुके हो वो फॉरफिट हो जाएगा, 50 रुपया हमारे एग्जांपल में। अच्छा, ये जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ स्कीम जो हमारे एम्प्लॉय के लिए हम लोग बनाते हैं, विच इंक्लूड द हेल्थ केयर बेनिफिट, हॉस्पिटल केयर, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, डेथ, ये सारी चीजें इंक्लूड होगा। यस, ये चीज हमको याद रखनी है। ऑल्सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, at no point in time the shares of the company or the shares of its listed holding company shall exceed, yes, कभी भी लिमिट से 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू टोटल एसेट ऑफ विच एवर इज लोअर। ठीक है, याद रखना अपने को फेयर वैल्यू और टोटल एसेट विच एवर इज लोअर का रूल लग जाएगा, और ये बैलेंस शीट में आप लोग को GEBS करके दिखेगा, बराबर है। टेक्निकली मेजॉरिटी कंपनीज फंड्स रखती है, बहुत सारी कंपनी शेयर्स भी रखती है इसके बदले। अच्छा, ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम क्या होता है? अरे कुछ नहीं सर, डीलिंग इन द शेयर ऑफ द कंपनी और लिस्टेड होल्डिंग ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आप इसका बेनिफिट ले लो, शेयर्स आपके रिटायरमेंट के टाइम क्या कर देंगे, दे देंगे या बेच देंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलते हैं ये स्कीम ना लेके देयर आर मेनी एवेन्यूज इन द मार्केट जहां पे आप क्या रिटायरमेंट बेनिफिट ले सकते हो, जैसे कि एन्युटी प्लान्स एंड इंश्योरेंस, बहुत सही प्लान होता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस, ठीक है, वो आप ले लो, बिकॉज वहां पे शॉर्ट पैसे आएंगे। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, आप उसको फॉलो करो इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, इन रियल लाइफ अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आपको इसका बेनिफिट चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये रेलेवेंट डेट का मतलब क्या होता है? बहुत बार रेलेवेंट डेट पढ़ोगे तो ग्रांट का मतलब है जिस दिन कॉम्पेंसेशन कमेटी की मीटिंग हुई उस दिन हमने ग्रांट किया। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? जिस दिन हमने क्या किया, डेट ऑफ नोटिस ऑफ एक्सरसाइज इज गिवन टू एम्प्लॉयज, उस दिन रेलेवेंट डेट। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड मींस पीरियड ड्यूरिंग व्हिच वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस आर और बेनिफिट ग्रांटेड अंडर सच स्कीम इज टेक प्लेस, मतलब वो पकने वाला टाइम, आम आप लेने वाले हो बट आम को पकने के लिए समय चाहिए ना, तो वो होता है वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, ईसॉप का पूरा इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर में यही चीज सीखना है, ईसॉप हम लोग किस तरीके से करेंगे। दो तरीके, डायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रूट, डायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रूट, ये दो ही तरीके से हम लोग करेंगे ईसॉप। यस, ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं ईसॉप वाला प्लान। सबसे पहला सिंपल डायरेक्ट रूट, कंपनी क्या करेगी, कंपनी भैया ऑप्शन देगी, एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा और एम्प्लॉय को हम लोग शेयर दे देंगे, बात खत्म, पैसा हजम, डायरेक्टली कंपनी रिलेट करेगी। बट यस, बहुत बार कंपनियां करती है ट्रस्ट रूट से करती है, ट्रस्ट रूट, एक ट्रस्ट बनाती है और फिर उससे काम करती है। वहां पे 6-7 स्टेप आ जाएंगे। सबसे पहला, कंपनी क्या करेगी, लोन देगी, किसको, ट्रस्ट को। अरे शेयर्स खरीदते हैं ना, शेयर्स खरीदने के लोन देना पड़ेगा,
बहुत बार कंपनी शेयर्स भी देता है, बट मेजॉरिटी टाइम लोन देता है और लोन से वो ट्रस्ट शेयर्स लिस्टेड मार्केट से खरीदते हैं। सेकंड थिंग, एक बात याद रखना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपनी क्या देगा, ईसॉप का ऑप्शन देगा, किसको, एम्प्लॉयज को, एक्सरसाइज कर लेगा, ठीक है, ट्रस्ट को एक्सरसाइज, ट्रस्ट के पास क्या बोले, हाँ भैया मुझे ईसॉप में शेयर्स चाहिए, मैंने वहां पे एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने कुछ पैसे भी भर के रखे हुए, अब मुझे एक्सरसाइज करना, मतलब आप मुझे शेयर्स दे दो भैया, तो शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। अरे ट्रांसफर करेंगे तो कुछ पेमेंट आएगा ना, वो सारा पेमेंट हम लोग क्या करेंगे, रीपेमेंट में काम लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप, 6 काम और 2 रूट में खत्म। अच्छा, जब भी आप ट्रस्ट रूट से करोगे, पहले तो आपको रूट डिसाइड करना पड़ेगा, आपको रूट डिसाइड करना पड़ेगा। मल्टीपल स्कीम आप लॉन्च कर सकते हो सिंगल ट्रस्ट के थी, सिंगल ट्रस्ट है उससे मल्टीपल स्कीम आप क्या करो, लॉन्च करो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सेबी स्पेसिफाई द फॉर्मेट कंटेन द ट्रस्ट डेट, एंड ये आपको एक्सचेंज के साथ मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट शैल नॉट बी डायरेक्टर प्रमोटर, अरे ऑब्वियस सी बात है, मतलब रिलेटेड कोई लोग भी, कोई इंसान नहीं होगा। और बेनिफिशियरी अगर आप 10% और मोर होल्ड करते तो भी आप नहीं बन सकते हो ट्रस्टी। ट्रस्टी अगर ओपीसी है या इंडिविजुअल है, मिनिमम 2 ट्रस्टी चाहिए, अगर कोई कॉर्पोरेट है तो 1। सर इंडिविजुअल ओपीसी में 2 क्यों, अरे कोई मर गया तो बेटा एक और बंदा होना चाहिए। कॉर्पोरेट में 1 चलेगा, बिकॉज कॉर्पोरेट हैव परपेचुअल सक्सेशन, तो उसमें 1। ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट शैल नॉट वोट इन रिस्पेक्ट टू द शेयर्स हेल्ड इन द ट्रस्ट, अरे ट्रस्ट के पास शेयर्स पड़े होंगे ना, तो ट्रस्ट में का शेयर्स पड़े होने के बाद भी उनके पास उसके वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, ठीक है, नो वीआर, वो वीआर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक और बात, ट्रस्टी शुड एंश्योर दैट अप्रोप्रिएट व्हाट सर, अप्रोप्रिएट अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर हमने ले लिया है। सिंपल बात है, शेयर होल्डर ओनर है, कल मेरा एम्प्लॉय भी क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, शैल नॉट डील इन डेरिवेटिव्स, अरे पैसे मिल रहे हैं ना, तुम लोग फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ये नहीं खरीदेगा, तुम लोग डिलीवरी बेस्ड लेगा, मतलब तुम लोग शेयर्स डीमैट में या फिजिकली शेयर्स परचेस करेगा। इंपॉर्टेंट, कंपनी में लीड मोनीस मतलब पैसा ऑफ द ट्रस्ट ऑन अप्रोप्रिएट टर्म्स एंड कंडीशन टू अक्वायर द शेयर्स। अच्छा, और क्या सर, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर टू द एक्सचेंज, शेयर होल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट शैल बी इन नॉन प्रोमोटर एंड नॉन पब्लिक। जब भी आप प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखोगे ना, मतलब जब भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे कंपनी का, तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज नॉन पब्लिक एंड नॉन प्रमोटर। अच्छा, वहां पे दिखेगा, मतलब ऑब्वियसली बात है दोनों नहीं है ना। इंपॉर्टेंट, ये परसेंटेज हमको याद रखनी है, सेकेंडरी एक्विजिशन इन दी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 2%, बराबर है, जितना भी पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसका 2% नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी एक्विजिशन शैल नॉट एक्सीड 5%, यहाँ पे स्कीम के पार्ट है ए बी सी, उसका 2% एंड डीई 5%। यस, ये आपको याद रखना है, 2 5 याद रखना है। अच्छा, अगेन सेकेंडरी एक्विजिशन मतलब होल्ड, आप जब भी एक्विजिशन करोगे सेकेंडरी एक्विजिशन 6 महीने तक आपको ट्रस्ट में होल्ड करना। अगेन इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट कैन मेक ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन या ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स, ठीक है, और वो कर सकता है, और मैं पार्टिसिपेट इन टेक ओवर, बिल्कुल ऑब्वियसली बात, ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये क्या चीज है सर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट कोई भी शेयर सेल ऑफ नहीं करेगा सेकेंडरी मार्केट। अरे तुम शेयर्स लोगे, बट शेयर्स तुम एम्प्लॉयज को ही दोगे। अच्छा, बट एक्सेप्शन से कुछ एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा, अरे अर्जेंट है, इमरजेंसी है, बायबैक है, ठीक है, बायबैक में मैंने शेयर्स रिटर्न कर दिए, या रीपेमेंट ऑफ लोन करना है, लोन रिटर्न करना तो मुझे शेयर सेल ऑफ करने पड़ रहे, वाइंड अप करो स्कीम, या मैंने अप्रूवल लेके रखा है फ्रॉम सेबी टू सेल ऑफ द शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट। देखो भैया प्रोसीजर क्या होगा, सिंपल प्रोसीजर होगा, मैं बना दूंगा कॉम्पेंसेशन कमेटी 178 के तहत, ठीक है, सेक्शन कंपनीज एक्ट का 178 के तहत मैं बना लूंगा एक कमेटी के अंदर मैं सारे स्कीम्स और ये सारे अर्नमेंट्स रेट्स ये सारी चीजें फिक्स होगी, और यहाँ पे कोई भी वॉल्यूशन नहीं होगा सिक्योरिटी लोगों। तो यहाँ पे प्यारे प्यारे लोग बैठे हुए क्या करें सर, डिस्कस करने वाले कि किसको कितना क्या देंगे, कितना रेट में देंगे, यहाँ पे सारे लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे, एंड यही चीज अप्रूवल में आगे जाती है। अच्छा, ये क्या करना सर, आपको ऐसी पास करना पड़ेगा, ऐसी बोले तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जनरल आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी नहीं आएगा, यहाँ पे एसआर आएगा, सॉरी एसआर बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यस, आप जनरल मीटिंग में और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, क्यों आप ये सब कर रहे हो, अरे इट इज इंपॉर्टेंट टू रिटेन गुड टैलेंट इन द कंपनी, तो हम लोग ईसॉप देते रहते हैं। अच्छा, ये वेरिएशन करना है तो स्कीम में कुछ चेंज करना है तो सिंपल बात है, आपको अगेन एसआर पास करना पड़ेगा, और क्या चेंज कर रहे हो, जो भी चेंज करो शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का भला होना चाहिए सबसे पहली चीज। अगेन आपको नोटिस देना पड़ेगा पूरा वेरिएशन का, किस तरीके से वेरिएशन करो, कंपनी शैल एंश्योर दैट वेरिएशन शैल नॉट बी डेट्रीमेंटल, मतलब डीमेरिट नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज का भला होना चाहिए, देखो समझ रहा है, पाप नहीं करो यहाँ पे, वाइंडिंग अप सर, स्कीम को बंद ही करना है,
स्कीम को बंद करना, सिंपल बात है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब अगर आप बंद करना चाहते हो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो जब भी आपका जो भी लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस, वो पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो सबसे पहले या तो आप लोन रीपेमेंट कर दोगे या वही शेयर या वही पैसा आप एम्प्लॉयज के बीच में बांट दोगे। दिस विल बी रेकमेंडेड बाय कॉम्पेंसेशन कमिटी, वही प्यारे प्यारे लोग इसको रेकमेंड करेंगे। अच्छा, अब ये नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का हम लोग जरा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर। क्या है, अब यहाँ पे सार्स की बात हो रही है, अभी सार्स को थोड़ा समझते हैं बिकॉज हम लोग ने सार्स में थोड़ा टाइम के बाद बताऊंगा, तो सार्स का भी एग्जांपल समझने का टाइम आ चुका है। सार्स क्या होता है सर, देखो मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय है, लेट्स टेक एन एग्जांपल सल्लू, ठीक है। मैंने बोला कि सल्लू तुझे मुझे ना एक पावर देनी है, या तो तेरे को मेरे को एक बेनिफिट देना है। उसने बोला क्या दे रहे हो सर? मैंने बोला मैं सार्स दे रहा हूँ या सार दे रहा हूँ। सार का मतलब क्या होता है? स्टॉक एप्रिसिएशन। मतलब अगर आज कंपनी का स्टॉक 300 है ना, तुम लोग मेहनत करो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ और इस स्टॉक को 300 का तुम लोग 900 करके बताओ। अगर तुमने 900 किया, वॉट एवर द गैप बिटवीन, जो भी डिफरेंस है उसका तुमको या तो कैश में या तो शेयर्स में तुमको पैसा दे दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सर ये 300 या 900 शेयर्स मिलते हैं क्या? शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा विच विल इंक्लूड नंबर ऑफ लॉट्स। शेयर्स नहीं होंगे, ठीक है, बट लॉट्स होंगे, लॉट्स ऑफ शेयर्स होंगे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको मिलेंगे 100 शेयर्स, शेयर्स नहीं मिलेंगे बट एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके अंदर काउंटिंग होगी, ये 300 रुपया 100 रुपए के हिसाब से मुझे आज के आज ही 300 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100 कंपनी को देना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है ना, मेरे को वो पावर खरीदा तो मुझे पैसा भरना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। स्टॉक का रेट ऊपर जाएगा तो मुझे वेस्टिंग पीरियड के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ एंड आई विल गेट द मनी। और ये गैप जो है ना, डिफरेंस, इसका मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 मिल जाएगा। 100 बोले तो शेयर्स, हमको शेयर्स नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे मिलेंगे। सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि भैया इसमें आपको 100 शेयर्स के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, बाद में पेमेंट मिलेगा। 100 शेयर्स के हिसाब से आपको बाद में पेमेंट मिलेगा। पर मुझे शेयर्स नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मेरे को बस नाम के लिए मुझे एक पेपर दे देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग ये 100 नंबर ऑफ शेयर्स इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग एंड में, ड्यू डेट में, जब भी मेरा एम्प्लॉय उसको प्रैक्टिस करेगा या एक्सरसाइज करेगा तो 100 रुपीज के हिसाब से जो भी एप्रिसिएशन हुआ है उसके हिसाब से पेमेंट हमको मिल जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल, मतलब किसी और को आप नहीं दे सकते। पहली बात, नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट और अराइजिंग आउट ऑफ सार्स या ऑप्शन ईसॉप वगैरह से, तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉय को देना है। सेकंड, प्लेज नहीं कर सकता, हाइपोथिकेशन नहीं कर सकता। किसको? ये जो रिसीट मिल रहा है ना आपको, वैल्यूनेस का भी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ डेथ या कुछ ऐसा हो जाता है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो सार्स नॉमिनी को मिल जाएगा, ठीक है, किसके? डिसीज्ड एम्प्लॉय के। अच्छा, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, अगर ऐसा कुछ होता है तो सार्स हो जाता है लैप्स, एक्सपायर हो जाता है। बट ऑप्शन या सार और एनी अदर बेनिफिट विच इज ग्रांटेड एंड नॉट येट वेस्टेड, वो एक्सपायर हो जाएगा। वेस्टिंग चालू हो गया, हाउएवर कैन बी वेस्टिंग, जो भी है वेस्टिंग चालू हो गया तो आपको मिल जाएगा। बट नीड टू अंडरस्टैंड, ये वेस्टिंग और ये सारी चीजें, कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन कॉम्पेंसेशन कमिटी सेट करता है। अभी सार्स का एग्जांपल देखिए एक बार, सार्स के लिए एप्रिसिएशन का मीनिंग पढ़ लेते हैं। अगर मीनिंग पढ़ ले तो तुम लोग को ऑटोमेटिकली और क्लैरिटी आ जाएगा इसमें होता कैसे, काम होता क्या, देखो पढ़ते हैं, ठीक है। कहां गया ये एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मींस डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस। हमारे एग्जांपल में 300 रुपया मार्केट प्राइस था, ठीक है, ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, ऑफ द स्टॉक appreciation right or the vesting period as case may be of the SAR price, sorry मार्केट प्राइस 900 रुपया होगा, ठीक है। जिस दिन क्या क्या बोल रहे, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, एप्रिसिएशन मींस डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन एक्सरसाइज डेट। मतलब एक्सरसाइज डेज के दिन हमारा 900 रुपया रेट था और जिस दिन हम लोग को हमने प्रैक्टिस किया, हम लोग ने अप्लाई किया था उस दिन 300 रुपया रेट था। उसका गैप जो भी होगा उसको हम लोग एप्रिसिएशन बोलेंगे और ये एप्रिसिएशन हम लोग सेटलमेंट करेंगे इन कैश और वाया शेयर्स। हम लोग और भी डेफिनेशन देंगे सार्स को, और अच्छे से समझना पड़ेगा सार्स को। ओके, अब हम लोग वापस ऊपर चले जाते हैं। हाँ, कहाँ गया हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब हम लोग करेंगे लिस्टिंग। तो भैया लिस्टेड कंपनी को तो नए शेयर्स को लिस्टिंग करानी पड़ेगी, आपको रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल एक्सचेंज से लेना पड़ेगा एंड आप इन्फॉर्म भी करोगे। अच्छा, अनलिस्टेड है तो प्री आईपीओ स्कीम में आपको रेगुलेशन कंप्लाई करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ मतलब आईपीओ के पहले अगर आपने कुछ अलॉटमेंट किया उसको हम लोग बोले प्री आईपीओ, और वेरिएशन होना चाहिए टर्म्स में।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंप्लायंसेस एंड कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। बोलता है कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर बिफोर लिस्टिंग और बिफोर आईपीओ, बट प्री आईपीओ में चाहे तो कंपनी शेयर्स दे सकती है। प्री आईपीओ स्कीम इज पॉसिबल इफ कंफर्मिटी विद दिस रेगुलेशन, प्री आईपीओ पॉसिबल है, ठीक है। सच प्री आईपीओ इज रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर सब्सिक्वेंट टू द आईपीओ, मतलब प्री आईपीओ में शेयर्स दिए और वही अप्रूवल हम लोग, वो क्लैरिफाई रेटिफिकेशन हम लोग आईपीओ के बाद करेंगे। फॉर एनी चेंज इन द प्री आईपीओ हम लोग प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर लेंगे, और ऑब्वियस सी बात है ना, प्री आईपीओ में चेंज करो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना जरूरी बन जाता है, इंपॉर्टेंट। For listing of shares issued pursuant to the ESOP, ESPS, SARS, the company shall obtain in principle approval in the stock exchange जहां पे वो लिस्टिंग होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, SARS में शेयर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा बोले कि नंबर ऑफ शेयर 100 है, बट आपको 100 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिलेगा, नो वोटिंग राइट, नथिंग। वो हम लोग देते इसलिए है सो दैट हम लोग कैलकुलेट कर पाए व्हाट इज द एक्विजिशन अमाउंट तुमको मिलेगा। आज 300 रुपए मैंने बोल दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे नहीं, कोई सर्टिफिकेट होगा, पेपर होगा, जितना भी बढ़ जाएगा 900 रुपए बढ़ गए, जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन, पक्की बात है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ होल्डिंग कंपनी इशू शेयर्स, किसको दे रहे, सब्सिडी को दे रहे, मतलब रिलायंस शेयर्स दे रहा है, किसको, जियो को दे रहा है, अपने उसके एम्प्लॉयज को देने के लिए। सो आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ेगी, इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर वही सब्सिडी कंपनी रीइंबर्स कर रहा है, पैसा वापस होल्डिंग को दे रहा है, तो ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट में। कंपनी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, बिकॉज ये काम बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी। सबसे डिफिकल्ट, सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर, अरे ऑब्वियस सी बात है, सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर इज रिक्वायर्ड इन ईच एजीएम, ठीक है, जब भी हम लोग ये सारी चीजें फॉलो करवाएंगे, जब भी ये सारी चीजें रेगुलेशन प्रोवाइड करवाएंगे। डिस्क्लोजर, अरे इंपॉर्टेंट है, यस, कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बीन दिस स्कीम यस बीन इंप्लीमेंटेड एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, तो सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से आप कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी, वी विल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलेवेंट आप लोग वो फॉलो करेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, इसमें क्या होता है, कंपनी ऑफर करता है शेयर्स एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। ESPS और ESOP में फर्क है, ESOP में नॉर्मली दे रहा हूं और ESPS में पब्लिक इशू का पार्ट दे रहा हूं। लॉक इन रहेगा 1 साल का, क्यों, मैं सस्ते में देने वाला हूं, पहली बात, तो डिस्काउंट में मैं दे सकता हूं। कंपनी में डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द शेयर्स, पहली बात। if ESP is a part of public issue, the shares are issued to the employee at the same price as in the public price, तो लॉक इन नहीं होगा। मतलब 400 का आईपीओ है और 400 में तुमको मैंने बेचा है तो नो लॉक इन, बट 400 का मेरा आईपीओ तुमको मैंने 200 में बेचा है तो मैं तुम लोग को लॉक इन दे दूंगा। लॉक इन रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल द लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड नॉट द लेवल ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट में ही एप्लीकेबल नहीं होगा, एम्प्लॉय को मैंने डायरेक्ट रूट से किया हुआ तो ही ये लॉक इन का एप्लीकेबिलिटी हो जाता है। सार बेटा, सार तुम्हें एग्जांपल दे चुका, देखो अभी और स्लो जाएंगे। सार मींस राइट, दिया मैंने, to a SAR guaranteeing entitling him to receiving the appreciation, appreciation मतलब 300 का अपन ने खरीदा है 900 हो जाएगा तो जो भी गैप है उसको एप्रिसिएशन बोलेंगे। फ्रॉम अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स नहीं मिलेंगे, फिर से बोल रहा हूं, हम लोग का नंबर ऑफ, जस्ट बिकॉज हम लोग ये नंबर ले रहे हैं, नंबर ऑफ 100 नंबर ऑफ शेयर्स ले रहे हैं, तो दैट हम लोग को पता रहे कि कितना अमाउंट हमको मिलने वाले हैं। कुछ एंटाइटलमेंट नहीं रहेगा, नो वोटिंग, नथिंग, ठीक है, of the company where the settlement of such appreciation may be in the way of cash payment or shares। तो ये जो appreciation है, बीच का गैप जो है, ये किस में हो जाएगा, 600 रुपए जो है ना गैप, ये appreciation है, ये किस में हो जाएगा, तो कैश में मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, या तो आपको क्या मिलेगा, शेयर्स मिलेगा। जनरली नॉर्मली कैश में सेटलमेंट होता है, शेयर्स में नहीं होता। मिनिमम वेस्टिंग 1 साल का होगा। Employee shall not have right to receive dividend or vote in any manner, जो शेयर होल्डर एंजॉय करेगा जिसमें चार्ज मिले। अरे वो हमने शेयर्स जो दिए ना, जो सर्टिफिकेट दिया हुआ दिया इसलिए कैलकुलेशन बेसिस के लिए, कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट या कोई कॉर्पोरेट राइट्स नहीं मिलेगा। सर सेबी चाहे तो क्या किसी भी कंपनी को इस प्रोविजन से रिलैक्सेशन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो सेबी में एग्जेम्प्ट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन उनको क्या कर सकता है, एग्जेम्पशन दे सकता है, स्पेसिफाइड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी पड़ेगी, रिलैक्सेशन बिल्कुल मिल जाना है। अच्छा सर क्या प्रोसीजर है, ये भी सुन लो, ESOP का प्रोसीजर क्या, पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, ठीक है, और एक्सचेंज को 22 डे वर्किंग डेज पहले बता दो। अगर आपको रेगुलेशन नंबर 29 याद है ऑफ LODR तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन कमेटी, प्यारे प्यारे लोग एक कमेटी बनाओ। कमेटी क्या बनाएगी, स्कीम बनाएगी, भैया किस तरीके से हम लोग क्या करने वाले, शेयर्स देने वाले, कौन सा रेट पे देने वाले, क्या पेमेंट होगा। हम लोग फिर से बोर्ड मीटिंग रखेंगे और वो जो ड्राफ्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे और मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद जो भी बोर्ड मीटिंग का आउटकम है विल एक्सचेंज को हम लोग 30 मिनट के अंदर अंदर बता देंगे।
अगर आपको याद है रेगुलेशन नंबर 30 ऑफ एलओडी आ रही है, ठीक है। जनरल मीटिंग देंगे एक्सचेंज अपने शेयर होल्डर को 2 वर्किंग डेज पहले, ठीक है। और यही सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये एक्सचेंज को हम लोग पहले क्या दे देंगे, स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग नोटिस दे देंगे, भैया हम लोग जनरल मीटिंग रखने वाले हैं, हम लोग जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेंगे, एसआर पास करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। वो स्पेशल रेजोल्यूशन में हम लोग एमजीटी 14 फाइल करेंगे विद इन 30 डेज। तो हमको पता ही है हम लोग क्या करेंगे, जो भी जनरल मीटिंग का आउटकम है 30 मिनट्स के अंदर हम लोग क्या बता देंगे, एक्सचेंज में बता देंगे। ये भी रेगुलेशन 30 ऑफ एलओडीआर है। अच्छा एमजीटी 14 फाइल करेंगे विद इन 30 डेज। जब से हमने एसआर पास किया हुआ है हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग एक्सचेंज को बता देंगे। ऑब्टेन व्हाट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको याद है रेगुलेशन 28 ये सारी चीजें बताता है। रेगुलेशन 28 हमको बताता है कि आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा लेटर ग्रांट हमको करना पड़ेगा, लेटर देना पड़ेगा जो भी मेरे एलिजिबल एम्प्लॉइज है। वेस्टिंग पीरियड होगा, हमने पहले बता दिया मिनिमम 1 साल का तो होना ही होना है। बोर्ड मीटिंग होगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करेंगे, फिर पास 3 हम लोग बढ़ते हैं, तुमको याद है पास 3 फॉर्म हम लोग आरओसी को फाइल करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ये लिखा नहीं बट तुमको बता रहा हूँ एडिशनल नॉलेज के लिए, एग्जामिनेशन में बिल्कुल लिख सकते हो। डिस्पैच लेटर ऑफ अलॉटमेंट अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट। पास 3 हम लोग आरओसी को भरते हैं। तो एमजीटी 14 और पास 3 कंपनी एक्ट में अपन ने पढ़ के रखा हुआ ये सारी चीजें। अच्छा ये जैसे हो जाता है हम लोग लिस्टिंग एप्लीकेशन देंगे एक्सचेंज को, और हम लोग क्या करेंगे, रिसीट ऑफ लिस्टिंग और शेयर करेंगे। अच्छा यहाँ पे लिख दिया मैंने, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3 में दोगे विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑफ अलॉटमेंट। बराबर है, जिस दिन अलॉटमेंट अपन पास 3 क्या कर देंगे, भर देंगे, पास 3 भर देंगे कि भैया इन लोगों को अलॉटमेंट हुआ है। अच्छा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा काम क्या, हमको ये तो बता दो, कंपनी सेक्रेटरी करेगा क्या। सबसे पहला, फॉर लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर इशूड परसेंट टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, तो ईएसपीएस जीएस आप क्या करोगे, पोस्ट इशू जो भी चीज है वो सारी आप कर सकते हो। बट मैं तुमको बताता हूँ बहुत सारे काम होते हैं, बोर्ड मीटिंग रखना, कमेटी को होल्ड करना, मिनट्स रिकॉर्ड करना, जनरल मीटिंग बुलाना, उसका मिनट्स करना, एक्सचेंज को क्या बताना, मीटिंग के बाद, मीटिंग के पहले इंटीमेट करना, इस बहुत सारा काम होता है। यहाँ पे लिखा नहीं बट आपको बता रहा हूँ, इन रियल लाइफ इन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत सारी काम करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड रिसीट ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वार्टरली रिपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा, एलओडीआर में हमने देखा हुआ है ना, एलओडीआर में फ्रॉम पीसीएस सर्टिफाइंग दैट कंपनी हैज रिसीव्ड द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, जो भी शेयर्स है उसमें इतना इतना मिल गया। इससे अपना ये चैप्टर भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर के साथ एक और चैप्टर में देखने बोलूंगा, स्वेट इक्विटी, एक साथ देख लेना। ठीक है, तो याद है ना, इस एम्प्लॉय को आज क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलेंगे आज आप ले रहे हो, बीच में वेस्टिंग पीरियड होगी, और फिर आप एक्सेस करोगे, फिर आपको शेयर्स मिलेगा, और फिर वहां से अपना शुरू हो जाता है लॉक इन पीरियड। बराबर है कि नहीं। तो ये हो गया पूरा चैप्टर। ये नोट्स अगेन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर चैप्टर कैसा आपको समझा, कैसे समझ आपको, वो मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में। यस, सो दैट हम लोग को और मोटिवेशन मिले एंड हम लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और लाते रहे। आपको एडिशनल में और क्या चीज देखना है, एडिशनल आपको चाहिए कि और क्या चीज हम लोग वीडियो बनाए, तुरंत आप मुझे क्या बता दो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता दो, सो दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पे और कंटेंट आपके लिए बनाए फॉर फ्रॉम फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपका नॉलेज ऐसा ही बढ़ता है। पक्की बात। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, तक गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस कीप वॉचिंग, यस स्टे ट्यून, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। यस बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून फॉर ऑसम लेसन्स। बाय बाय।